नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हरभजन सिंह और आप देख रहे हैं सफरनामा विद भज्जी। ये सफरनामे में हम हमेशा आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों से, कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने हम सबको प्रेरित किया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और दुनिया की हर चुनौती को पार करके, दुनिया की हर लड़ाई को पार करके, लड़के अपनी जिद से आगे बढ़ने वाले जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है सिमरन शर्मा। सफरनामा में आपका स्वागत है। सिमरन एक हमारी ऐसी होनहार बेटी है जिसने पैरा ओलंपिक में टोक्यो में 2020 में अपना नाम दर्ज करवाया था। वहाँ ये शामिल हुई थी और ये पहली वुमेन थी जिनका नाम पहली बार पैरा ओलंपिक के उस श्रेणी में लिखा गया था, पहली भारतीय महिला। और सिमरन के नाम 80 मेडल हैं। एबल एबल आप मैं समझाऊंगा कि जो आप काम कर सकते हो, जैसे मेरे को भगवान ने 2 आंखें, पैर, साथ सब कुछ दिया हुआ है, तो उनको बोलते हैं एबल। तो हम कभी कभार एबल होते हुए भी वो काम नहीं कर पाते हैं। और सिमरन में थोड़ी सी बाकियों से अलग चीज़ ये है कि ये डिसेबल हैं थोड़ी सी। जो कुदरती मार थी भगवान की, उसको, उस चैलेंज से बाहर निकल के सिमरन ने जो काम किए हैं वो अपने आप में तारीफ ही नहीं है, प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए। और सिमरन पैरा एथलीट में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जीतने वाली पहली ये भारतीय खिलाड़ी हैं। इनका और एक रिकॉर्ड है, लॉन्ग जंप में भी ये नंबर 1 है और इनका वर्ल्ड में नंबर 2 रैंकिंग है, एशिया की नंबर 1 रैंकिंग है। और हमें नाज होता है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, वो आगे बढ़ रही हैं और प्रेरणा स्रोत बन रही हैं बाकियों के लिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। ये आपकी जो डिसेबिलिटी है, मैं शुरू में उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि इस चैलेंज से आप कैसे बाहर आए, कैसे वो मुश्किलों का सामना करते हुए आपने इस लेवल तक पहुँचा कि जहाँ पे आप नंबर 1 बन गए हो। एक्चुअली सर, मेरा जन्म जो हुआ था वो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। 6.5 मंथ में मेरा बर्थ हुआ था। तो बाय बर्थ ही आईज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, मसल्स वीक आई थी, बॉडी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। 1 किलो की भी नहीं थी मैं पूरी उस टाइम पे। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा वेट करो, हम जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम देखेंगे। फिर उसके बाद जब मैं 10-11 साल की हुई, घर वाले सोच रहे थे कि ऑपरेशन करा देते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो ये बीमारी है वो बहुत रेयर होती है और ऑपरेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बीमारी में क्या होता है? मैं साइड से थोड़ा ढंग से देख पाती हूँ, सीधा जैसे मैं किसी भी चीज़ को सीधा देखने की कोशिश करूँगी तो वो ब्लर हो जाएगा। अच्छा। और वो मतलब फोकस नहीं हुआ कुछ भी, बहुत तेज से हिलने लगती है मेरी पुतलियाँ। अच्छा, दुनिया को पता लगे कि अगर आपकी जिद पक्की है, अगर आपको कुछ बनना है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। राइट सर। किसी से बात करती थी तो नज़रें झुका के करती थी, क्योंकि जो मतलब थोड़ी देर किसी के साथ बैठती थी तो वो जज करने लग जाता था मुझे कि किधर देख रही है, किधर बात कर रही है। अच्छा। और उंगली दिखा के मुझे कि ये उंगली कितनी है। और क्योंकि इवन आपको मेरे ये समझ नहीं आता था कि कितनी उंगलियां हैं, या नहीं, आता था वो पर लोग मतलब जानबूझ के वो। जानबूझ के जैसे चिढ़ाने के लिए करते हैं। और मतलब हंसते थे कि मतलब मेरी तरफ देख रही है और हंस किधर रही है, मुझे देख के बात कर। और मतलब इवन मेरे जो घर वालों से अलग लोग थे, जैसे रिश्तेदार होते हैं, तो रिश्तेदार भी कोई मुझे बहंगी बोल रहा है, इधर बैठे हैं देख उधर रही है। तो मतलब बहुत अजीब लगता था। शुरू से ही मेरा इन चीज़ों से बहुत मोरल डाउन रहता था। अपने आप को ये बोलती थी भगवान से कि ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, कि सब नॉर्मल है। जो मुझे आसपास लोग दिखते थे, बचपन में जितना समझ आता था कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों दी और मैं नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ। पर घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। आस पड़ोस में हर दूसरे दिन का लड़ना रहता था, क्योंकि कोई मुझे कुछ बोलता था और वो लड़ने जाते थे। पर क्या अभी सिमरन जैसे वो पड़ोसी या फिर रिश्तेदार या फिर जितने भी लोग आपको उस नज़रिए से देखते थे, जब आपने देश का नाम रोशन किया तो उनका नज़रिया चेंज हुआ या नहीं? उनको पता चला कि मैं कहाँ हूँ अभी। बचपन में तो वो मुझे कुछ समझते नहीं थे और अब वो बोलते हैं कि हमारी बेटी सिमरन जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते और मुझे लगता है दुनिया ऐसी ही है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाइफ का आपसे ज़्यादा है,
तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने इर्द-गिर्द जो है वो सफाई रखिए, चाहे वो घर में हो या वैसे लोगों को भी लेकर के। जितनी सफाई रहेगी, उतना आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। घर में और भी कोई गेम्स नहीं वगैरह नहीं खेलता कोई था या? बैकग्राउंड नहीं है मेरे अच्छा, घर से गेम का। और कौन-कौन है घर में? मम्मी पापा तो नहीं है अभी, मम्मी, दीदी और भाई, दोनों की शादी हो गई उनकी, जी, और मेरी भी शादी हो गई अभी। बढ़िया है। ज़िम्मेदारियाँ जो है वो घरवालों की तो ख़त्म हो गई है, पर कैसे फिर वो शौक तब्दील हुआ इस ज़िद्दो-ज़ैद में कि हाँ, मैंने कुछ भारत के लिए करना है? पहले तो स्कूल में ही ऐसे बिना प्रैक्टिस के, मुझे कुछ नहीं पता था प्रैक्टिस क्या होती है। बस एक ये था कि भागना है, रेस आती थी और मैं भाग जाती थी। तो छोटे मोटे लेवल पे मेरा मेडल आ जाता था। तो हम एक कंपटीशन खेलने गए हुए थे और मेरी एक टीचर थी, स्पोर्ट्स टीचर। मतलब वो मेरे से कुछ ज्यादा खुश नहीं रहती थी, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मेरी आंखों की वजह से सब मुझे इग्नोर करते थे और एक अलग सा ट्रीटमेंट देते थे मुझे। तो एक दिन मैडम ने मुझे पूरे ग्राउंड के सामने, हम कंपटीशन खेलने गए हुए थे, वहाँ पे 500 से 600 लोग थे, लड़के लड़कियां सब, और किसी और लड़की के चक्कर में उन्होंने मुझे बहुत मारा। मारा मतलब मतलब हम बच्चे ही थे, किसी ने जाके बोल दिया कि वो लड़की घूमने गई है, और उन्होंने सोचा मैं हूँ। उन्होंने ये चीज कंफर्म भी नहीं करी कि कोई और है या यही है। उन्होंने मुझे पूरे ग्राउंड के सामने बहुत मारा, मतलब इतना मारा कि मेरे पूरे मुंह पे नखून के निशान हो गए थे और मेरे को फीवर आ गया था। 5 मिनट तक उन्होंने मुझे पीटा। पर उसका कारण नहीं बताया कि क्या कारण है? ना, मैं उनसे पूछ रही थी कि मैम मैंने क्या किया है, उनको बस मारना था, मार के चली गई। थोड़ी देर बाद मैं रो धो के वापस गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे बेटा सॉरी, वो कोई और थी, तुम नहीं थी। पर किसी का किया हुआ आपके ऊपर हाँ, निकल मैंने आया बोला गुस्सा। कि मैम मारा आपने मुझे पूरे ग्राउंड के सामने, सॉरी अकेले कमरे में बोल दिया, तो ये तो नहीं होता। और बच्चे थे, इतना नहीं बोल पाते थे, पीट गई, क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे तो अलाउड भी था मारना पीटना। आप कहते हो कि आपको ब्लर दिखता है, विजन आपका थोड़ा हिल जाता है, और आपने स्पोर्ट्स वो चूज़ की जिसमें भागना है, वो एक लेन में भागना है। अगर बात करें कि एक लेन में भागना है, आपका फोकस देखिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स वैसे ही खेलता हूँ जिसमें नज़र तो हर स्पोर्ट्स में लगती है, और बहुत अहम चीज़ होती है कि आपको बॉल को देखना है, टाइमिंग कब करना है, फिर कैच आता है तो वो कितनी दूरी पे है कैच, वो जज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भागते हो सबसे ज़्यादा सर हिलता है, सबसे जब ज़्यादा सर हिलता है तो अच्छे-अच्छे का विज़न, जिसका अच्छा विज़न होता है, उसका विज़न भी थोड़ा डगमगा जाता है। तो वो उसमें मुश्किल नहीं आई आपको? उसमें मुश्किल आती थी, स्कूल लेवल पे इतना फाउल वगैरह हुआ नहीं, पता नहीं चला, वो इतना ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि सीधी सीधी लाइन में भागना होता था उसमें? सीधी लाइन में भागना होता था, पर मैं कभी इस लाइन में जा रही हूँ, कभी उस लाइन में जा रही हूँ, फिर सीधा भाग रही हूँ, चेंज होती थी लाइन। पर पता तब चला जब इंटरनेशनल खेलने गई। अच्छा। मुझे 200 मीटर में डिस्क्वालीफाई कर दिया। मुझे खुद को पता नहीं लगा कि मैंने लाइन चेंज कर दिया, पर वो लाइन अच्छा, चेंज हो गई थी आपको पता भी नहीं और लगा? मेरा मेडल था वहाँ पे, और फिर भी मैं डिस्क्वालीफाई हो गई ओह! थी, क्योंकि लाइन चेंज थी, वो रूल थे उनके। ऐसा पैरालंपिक में भी हुआ था, टोक्यो 2020 में, जब मैं खेलने के लिए गई थी, तो स्टार्ट लेते ही मेरी लाइन चेंज हो गई थी, मैं दूसरी लाइन में चली गई थी। और आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे पता नहीं चला था। फिर मुझे लगा कि और आपके पास मेरे लीड थी? नहीं नहीं, जब स्टार्ट लेते हैं, स्प्रिंट 100 मीटर की होती है, उसमें तो जिसका स्टार्ट उठ गया वो निकल गया, हाँ, फिर वो पकड़ा नहीं तो आप जाता। शुरू में ही वहाँ चले गए? हाँ, मैं शुरू में ही स्टार्ट लेते ही दूसरी लाइन में घुस गई, ओहो! और फिर मुझे लगा कि मेरे बराबर में एक लाइन में भाग रहे हैं हम, तो मैं ऐसे नीचे नीचे ही दोबारा अपनी लाइन में आई। फिर मैं दोबारा भागी, और जो बराबर में मेरे थी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी। तो मुझे लगा कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गई हूँ यहाँ पे, पर जो उन्होंने रूल के हिसाब से निकाला, उन्होंने बोला कि ये जानबूझ के करा हुआ चीज नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया वहाँ पे। सिमरन, आप स्टूडेंट कैसी थी जब मैं बचपन में? मतलब नॉलेज ऐसी थी, पर नंबर कभी नहीं आते थे मेरे। ऐसा क्यों? मैंने कभी उस टाइम पे किसी को बताया नहीं, क्योंकि एक चीज रहती है ना मन में कि दुनिया क्या कहेगी, तो वही था दिल में कि मतलब लोग मुझे कैसे जज करेंगे। किस चीज़ को लेके? कॉपी भी पढ़ती थी तो ऐसे ऐसे करके पढ़ती थी, तो मम्मी आगे पीछे हटाती थी, दूर से देख। कि इतना पास से? हाँ, तो मम्मी को लेकिन पता नहीं था कि वाकई मम्मी इतनी को तो दिक्कत है? पता था कि, पर ये नहीं पता था कि इसको ऐसे, उनको लगता था मैं जानबूझ के देख रही हूँ ऐसे। अच्छा, मतलब लाइन ऊपर नीचे चली जाती थी, वर्ड इधर उधर जा रहे हैं, जब आप जैसे लिखते थे, क्या आप एक ही लाइन में लिख पाते थे? बिल्कुल ऐसे ऐसे करके लिखूंगी,
तो वो लिखा जाएगा, वरना अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मेरे से छोटा कुछ भी पढ़ा नहीं जाएगा। ओह! वो ऐसे घूमता था जैसे वो तारे ज़मीन में उस पे के वर्ड घूमते हैं ना, हाँ। वैसे घूमते थे वो वर्ड। पर मैंने कभी उस टाइम पे किसी से शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि शायद बचपन में उतना पता नहीं था हाँ। और डर बहुत था हर चीज़ का। और टीवी भी देखती थी तो टीवी बिल्कुल बिल्कुल पास बैठ के जाके, इतना दूर टीवी रहता था और मैं यूं करके टीवी देख रही हूँ। तो हुँ। मम्मी यहाँ पे कुछ लगा के चली गई, बोलते अब ऐसे ही देखना है तुझे। अब मैं ऐसे करके देख रही हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अब उनको क्या बताऊँ? पर कभी उन्होंने कहा चश्मा लगाना चश्मा है लगाती ये? थी मैं, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चश्मा भी मैंने काफ़ी साल लगाया, फिर मेरा चश्मा अ, मेरे हस्बैंड ने हटवा दिया था कि जब इसका कुछ फ़ायदा नहीं है तो इसको हटा दो। मैंने ये आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये भी मैंने नोट पढ़ा कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी हद तक जो है वो एक साइड झुक गया था। वो 6.5 कोई आप यस, जरा वो मेरा पोस्चर बिल्कुल ऐसे था, मतलब लेफ्ट शोल्डर बिल्कुल ऐसे नीचे एक साइड से ऐसे, मैं बिल्कुल चलने के वक्त चलने नॉर्मल के वक्त रूटीन में भी भी? नॉर्मल भी, मतलब कैसे भी हम चल रहे हैं। और भागते हुए भी जैसे कर्व पे हम ऐसे टेढ़ा भागते हैं ना, तो वो स्ट्रेट में भी बिल्कुल टेढ़ा ही रहता था और मुझे खुद को फील होता था कि मैं सीधा भाग रही हूँ। अच्छा। मुझे नहीं पता लगता था। मैं अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ, हुँ। मैं इस टाइम बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप ऐसे हैं। और अगर आप सामने बैठते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती मुझे अच्छा। आपसे बात करने के लिए। तो वो धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी, पता लगा तो एक हाथ पे वेट लगा के, हुँ। 2 केजी का वेट बाँध के, और बार-बार बोला जा रहा है सीधा करो, सीधा करो। मतलब मुझे ये बोला जाता था कि तुम टेढ़ा भागो इधर की साइड। जब अच्छा। मैं इधर टेढ़ा भागती थी तब लोगों को लगता था कि हाँ, अब सीधा है। अच्छा, देखने वाले को ये दिखता था कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे भाग रहे, पर आपको महसूस नहीं होता था। मेरे से बोलते थे तू टेढ़ी क्यों भाग रही है? अब जब आप भागते हो, अब आपको वो चीज़ याद करनी पड़ती है कि मेरा पोस्चर मैंने पहले सीधा करना है, याद फिर करना भागना है? करना पड़ता है याद, मतलब इतना बेटर हुआ है पर इतना नहीं। वो पीछे से मुझे कोई बोलेगा सीधी हो, तब मैं जाके सीधी होंगी, क्योंकि अभी भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो जितनी कोशिश की उससे काफ़ी अभी बेटर है ट्रेनिंग से। सिमरन, आप गाड़ी चलाते हो? नहीं, गाड़ी तो मैं, पता नहीं फिर लोग चलना बंद कर देंगे। नहीं, गाड़ी नहीं चला पाओगे, आपका ऐसा नहीं। मानना है। पर अगर आप सीधा भाग सकते हो तो आप गाड़ी भी चला सकते हो, ये भी आपका एक व्यायाम है। आप आप जैसे लोग ना हार नहीं मानने वाले में से गाड़ी होते हो, तो आई एम श्योर ये भी आपके जीवन का एक टास्क है। इसको भी आप ज़रूर गाड़ी तो सीख कोई लोगे। डर से ही नहीं देता मुझे नहीं, डर बाहर। से देते नहीं, वो तो डर से तो हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते कि चोट लग जाएगी। पर जब बाहर निकलते हैं बच्चे तभी सीखते हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जब आपकी कितने सालों की मेहनत के बाद आपको लगा कि अब मुझे 100 मीटर जो रेस है उसमें क्वालिफाई के लिए वो भाग लेना चाहिए? जहाँ आज मैं हूँ उतना मैंने शायद अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था यहाँ पे कभी स्टैंड करूंगी। मैं कभी किसी बड़े प्लेयर को देखती भी थी, लाइक कोई नेशनल मेडल वाला है या कोई एशियन मेडलिस्ट है, तो मैं बोलती थी कि अगर मैं इनसे जाके बात करूंगी तो ये मुझे डांट ना दे, ये निकल यहाँ से। और मुझे बहुत पसंद थी इंडिया की टी शर्ट, इंडिया का कोट, एक एक सपना था मेरा। स्कूल टाइम तक नॉर्मल था और फिर उसके बाद काफ़ी मेडल लिए, पर वो एक स्टेट लेवल पे थे, तो उतने से सेटिस्फेक्शन नहीं था मन में। फिर जब मेरी शादी 2017 में, लास्ट में मेरी शादी हुई नवंबर में, जी। और मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहती हो। पहले ही पूछ लिया था शादी के कि क्या करना चाहती हो, और स्पोर्ट्स के लिए ही शादी की थी। मैं काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। कैसे मिले आप अपने हस्बैंड एक्चुअली को? हम ग्राउंड में ही मिले थे, मेरे हस्बैंड आर्मी में है अच्छा। और वो छुट्टी आए हुए थे उधर ग्राउंड में, तो हम नॉर्मल फ्रेंड थे, आपस में बात करते थे कि कैसा चल रहा है सब ये वो। तो मुझे शुरू से काफ़ी मोटिवेट करता था कि तुम्हारे अंदर स्पीड है और तुम कुछ कर सकती हो, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हम नहीं कर बिल्कुल सकते। ठीक कहा उन्होंने। तो मोटिवेशन से अंदर से लगता था कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि कोई पहला बंदा मुझे ऐसा मिला था जिसने मेरे से ये बोला था कि तू कर सकती है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। उसने मेरे से कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत पॉजिटिव थी। और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को ये लगता था कि इसकी आंखें खराब हैं, इससे कौन शादी करेगा। और वो मुझे हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि कोई नहीं, तू मेरा बेटा है, तू मेरे पास रहना, मतलब वो पॉजिटिव वे में समझाती थी मुझे कि मैं इस वो चीज़ को माँ है, वो उनको समझ लूँ। फिक्र है।
वो माँ है, उनको कि फिक्र मैं है, इस और चीज़ हर को माँ को समझ फिक्र लूँ होता है कि बच्चों मेरे से का। कोई हाँ। शादी नहीं करेगा और हम कोई इतनी बड़ी फैमिली से नहीं है, अपनी लड़की की शादी कर दे और कोई अच्छा लड़का इससे शादी कर ले। हम्म। अगर हुई भी तो ऐसे ऐसे ही हो जाएगी। हम्म। मम्मी से बात की गज्जू ने कि आंटी मैं गेम कराना चाहता हूँ आपकी लड़की को, हम्म। और आपकी इजाज़त हो तो हम शादी अच्छा। कर ले। और मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं थी उस टाइम पे, 19 अरे। थी। और मेरी बहन की भी शादी नहीं थी, बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। मेरे घर वाले काफ़ी पसंद करते थे गज्जू को, और मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं ये था कि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का है, और एक माँ के तरीके से अगर आप सोचो तो इतना अच्छा है और शादी करने के लिए तैयार है और एक दूसरे को पसंद करते, तो ठीक है। मेरे फैमिली वाले ओपन माइंडेड थे काफ़ी। तो दोनों फैमिली में बात की, फिर शादी हुई, और शादी के अगले दिन ही गज्जू ने बोला कि तैयार हो जाओ, शादी हो गई ना, अभी जिम चलना है। वाह। मतलब मेरे पूरे हाथों में मेहंदी लग रही थी, यहाँ तक चूड़ा पहन रखा था पूरा, और वो बोल रहे हैं उतारो ये सब, कुछ नहीं होता ये, और अभी जिम चलना है। मैं ट्रैक सूट में जिम से जब वापस आ रही थी तो वहां पे कुछ औरतें बैठी थी कि वो मेरे से ही पूछ रही है बहू किधर है, मुंह दिखाई करने आई थी। अच्छा। तो मैंने बोला मैं ही हूँ। तो वो मुझे ऐसे ऊपर से नीचे करके देख रही है, बोलती यार एक क्या चक्कर है। फिर घर में एक वो होने लगा कि सिर पे पल्ला करो, और सिर मतलब हमारे हाँ, नहीं गांव में समझ घर है रहे हैं हमारा, तो कि भी सिर पे पल्ला रखना पड़ेगा। तो वो पीछे से आया, बोले ये सिर पे पल्ला वल्ला कुछ नहीं रखेगी, ये खिलाड़ी है, हाँ। ये ओलंपिक जब जाएगी तो क्या आप इसे देखोगे नहीं। तो मतलब मैं सोच रही हूँ ये ओलंपिक कहाँ की बात कर रहे हो यार, ओलंपिक। मैं हंसने लगी वो बात सुन के। तो वो बोले तुम हंस क्यों रही हो। मैंने बोला तुम यार ओलंपिक की बात कर रहे हो, वो सपने से भी ऊपर है। तो वो बोल रहा है मैं बात नहीं कर रहा, तुम खेलोगी। वो उसने अपना पहले से ही माइंड सेट कर रखा था, इसको तोड़ना है अब। कि तो इसको तोड़ना मतलब इसको बनाना है, हाँ, क्योंकि कुछ बनने के लिए शरीर को तोड़ना पड़ता है। राइट। तो वर्कआउट में ऐसी हालत हो जाती थी कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो बोलती थी तुम मारेगा कैसे, कर क्या रहे हो तुम। और फिर पूरे दिन रसोई में खड़े रहना, मेरे लिए डाइट बनाना, कभी वो पालक का सूप और ये सब सब पूरा दिन डाइट चलती रहती थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बहुत डर के बोला कि मैं पैरा में खेलना चाहती हूँ, और तुम्हें पता है देखो मेरे को प्रॉब्लम है, आज तक बताया नहीं तुमने मेरे से, मुझे पता है पर पता तो है ही। तो फिर उसके बाद उसने बोला ठीक है, बहुत पॉजिटिव जवाब दिया, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो एक पैरा स्पोर्ट्स को जिस तरीके से देखा जाता है ना कि तू पैरा में खेलेगी, अपाइजो में खेलेगी, पैरा का इतना वो नहीं है जितना समझ लोग गया। अलग तरीके से देखते जी हैं, जी। मजाक लेने वाले तरीके से। तो फिर उसने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे, डॉक्यूमेंटेशन वो हमने तैयार किए, और मैं नेशनल के लिए, और मेरे नेशनल में 2 गोल्ड आए, पहले नेशनल वाह। में ही विद नेशनल रिकॉर्ड। वाह। फिर उसके और बाद क्या था वो रिकॉर्ड, कितनी देर में आपने वो मैंने 13.10 सेकेंड में लगाई थी। वाह। वो न्यू नेशनल रिकॉर्ड बना था। 200 मीटर में भी 29 कुछ की लगाई थी, तभी स्टार्ट किया ही था बस जस्ट। फिर उसके बाद 2019 में मैं चाइना गई फर्स्ट इंटरनेशनल, अच्छा। और मेरा वहाँ 100 मीटर में गोल्ड मेडल आया। वाह। और वो कितनी वहाँ मैंने उसमें 13.1 की लगाई। हम्म और फिर उसके बाद मेरा 2019 के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई हुआ, और मैंने वहाँ 12.9 की लगाई। फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई। फिर उस टाइम पे काफ़ी ये मान लो डिप्रेशन में चल रही थी मैं बहुत ज़्यादा, किस लिए, किस चीज क्योंकि का डिप्रेशन? मेरे फादर बीमार थे, जी। बहुत ही ज़्यादा उनकी बुरी हालत थी, लाइक वेंटिलेटर पे आप समझ लो। अच्छा। इतना माइंड वही चलता रहता था, क्योंकि क्या हुआ था उनको? उनको पिछले 14-15 साल से वो बीमार रहते थे। अच्छा। उनको गठिया बाई थी, और 2-3 बार उनके ऑपरेशन भी हो रखे थे टांगों के, पर वो दिन पे ये दिन गठिया बीमार बाई ही वही होते जा होती रहे है कि थे। जब आपको थोड़ा भी कुछ खरोच भी हाँ, आ जाए तो उसको। हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जी जी जी। और बहुत सेंसिटिव स्किन थी कि जहाँ से खरोच लग जाए वहाँ पे जख्म बन जाता था। बिल्कुल, हाँ जी। पैसा नहीं था घर में बिल्कुल भी, बहुत पुअर थे हम लोग। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे पापा के लिए कुछ करना है, और घर की आखिरी उम्मीद मैं ही थी कि अगर उनका कोई इलाज करा सकता है तो वो मैं हूँ। तो मैं उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियनशिप गई हुई थी, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में माइंड था कि क्या होगा। तो मुझे यही टेंशन थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो मुझे बताएंगे भी नहीं। और
उस टाइम पे ऐसे हालात थे कि मेरे पास उनकी 50 रुपए की दवाई आती थी और हमारे पास 50 रुपए नहीं थे कि उनकी दवाई ले आए। इतना प्रेशर था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी इतना कुछ कर दिया था कि उनके पास भी कुछ नहीं बचा था। उससे जस्ट पहले 2019 में जब हम चाइना के लिए गए थे तो वो ओपन ग्रैंड प्रिक्स थी। तो उसमें अपने पैसे दे के जाना होता है। अच्छा। तो जैसे उसकी गवर्नमेंट जॉब है और उसको जितना सैलरी मिलता था वो पूरा मेरे ऊपर खर्च कर देता था, डाइट पे, जूस वगैरह, किराया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। और हमें वहाँ पे ऑन पेमेंट जाना पड़ा, 1.5 लाख रुपए कुछ देने पड़े थे वहाँ पे। तो हमने तो सारा खर्चा खुद करना पड़ता है एथलीट को कि? अगर आप ओपन में जा रहे हो तो आपको खुद देना पड़ेगा। ओके। तो हमने 20,000 कहीं से लिए, 25,000 कहीं से लिए। उस टाइम पे भी उधार लेके मैं चाइना गई थी। ऐसी हालत थी कि जो मेरे हस्बैंड मतलब रनर हैं और उनको सबसे ज्यादा शूज का शौक है, और उसके पास एक जोड़ी शूज तक नहीं थे उस टाइम पे। मैं जूस पीती थी तो वो मुझे अकेली को जूस पिलाता था और खुद की अरे नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही ऐसा। पर समझ तो सब आता था। मतलब वो मोमेंट याद आते थे कि 2019 में जब मेरा पहला मेडल आया था तो मैं घर पे गई थी और मैंने सबसे पहली बार पापा को गले में मेडल पहनाया था। अरे वाह। तो वो इतना इमोशनल मोमेंट था कि वो मेडल पहनते ही रोने लगे थे। और उन्होंने मेरे से एक ही चीज बोला कि मुझे ओलंपिक में मेडल चाहिए, मेरी बेटी ओलंपिक में मेडल लाएगी। क्या बात है। बहुत इमोशनल थी मैं उस टाइम पे। मैं लाइन पे बैठी थी स्टार्ट लेने के लिए। हीट में मैंने क्वालिफाई कर दिया था फाइनल्स के लिए, और जब हमारी फाइनल रेस थी तो उसमें मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। क्योंकि आप अपने हाँ, फादर के बारे में सोच रहे हो दिमाग में सिर्फ घर चल रहा था। कि उनकी तबीयत कैसी और है। लास्ट टाइम पे उन्होंने मेरे से बात की कि मेरी बेटी से मेरी बात करा दो, और उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी और वो मुझे देख के बात कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं बहुत एकदम टूट गई थी। उस टाइम पे क्या हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, और इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है कि मैं उनके लिए दवाई भी नहीं ले सकती। और उनकी मतलब आंखों की रोशनी भी जा रही थी धीरे धीरे। फिर मेरा मेडल नहीं आया वहाँ पे। क्योंकि आप अपने ही उसमें इतना ज़्यादा वो थे हाँ बीचो। जी, और जितनी मैंने क्योंकि हीट में लगाई थी उतने पे मेडल चला गया। फिर और ज्यादा रोई, बहुत रोई उस टाइम पे अकेले में बैठ के कि अब मेरे पापा मर जाएंगे। मतलब ऐसा चल रहा था दिमाग में कि अब वो नहीं बचेंगे, क्योंकि जो उम्मीद थी मेरे से लास्ट, मेरा मेडल नहीं आया। मैं दिमाग में ये था मेडल आएगा तो पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो मैं इलाज कराऊंगी उनका। तो क्योंकि स्पोर्ट्स वालों को मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट के बाद पूछा जाता है। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे हो, एक लेवल तक नहीं पूछा जाता, उनको खुद ही स्ट्रगल करना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम था। उसके बाद हमारे पास लेटर आया, यू आर ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर टोक्यो 2020 गेम्स। खुशी हुई कि ये आशा की एक किरण जागी एक कि ये आशा की और एक। किरण जागी कि ठीक है अभी हो सकता है। फिर जस्ट उसके अगले दिन जैसे लेटर आया, उसके अगले दिन लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से। और 2-3 दिन बाद खबर आई कि पापा नहीं है अभी, वो चले गए। मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं रो नहीं रही थी। मतलब जब मुझे पता चला तो थोड़ा सा मैं ऐसे गिर गई नीचे, मुझे उठाया, और मैं रो नहीं रही थी। मैं आराम से 4 घंटे का रास्ता था, पंचकुला रहते थे हम उस टाइम पे। तो पंचकुला से मोदी नगर तक का 6 घंटे का रास्ता था। और मैं रास्ते में, मुझे पता है, मतलब मुझे बता दिया सब चीज़, और मैं हंसते हुए जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ रास्ते में। और मेरे हस्बैंड भी सोच रहे कि ये क्या हो गया इसको, ये मतलब इसके पापा के साथ ऐसा हो गया। उसको उसको भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और मेरे को डायरेक्ट शमशान में बुलाया था उधर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर ज़्यादा देर रखोगे तो फिर ये लाश सड़ जाएगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जख्म थे जी शरीर में, जी जी। खून सड़ जाएगा। तो मैं गई, उन्होंने मुझे शमशान में दिखाया। मेरे भाई ने बोला कि सब लड़ रहे थे कि और अभी विदा करो, तो मेरे भाई ने बोला नहीं, मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि जब वो जाएं तो मैं जरूर हूँ वहाँ पे। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, जब तक वो नहीं आएगी आप सब चले जाओ, जब तक वो नहीं आएगी तब तक पापा नहीं जाएंगे, ऐसा। फिर मैं डायरेक्ट शमशान में गई, उन्होंने मुझे दिखाया, और मैंने देखा मैं नॉर्मल हूँ। मैं मम्मी से भी मिली, मम्मी से गले मिल के रोई मैं, और मम्मी रो रही है, मैं रो भी नहीं रही। फिर सारे रिश्तेदार मुझे देख रहे हैं। और मैं जब अपने ससुराल में गई तो वहां पे सब मुझे देख रहे हैं कि मैं फरमाइशें कर रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
पर ऐसा क्यों? ऐसा मैं कभी उस अपने चीज़ को आप से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि पापा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था मुझे उनसे। और मतलब उनको भी मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। वो आखिरी टाइम पे भी मेरी फ़ोटो को अपने बराबर में रख के अपने तकिए के नीचे रखते थे वो मेरी फ़ोटो। मैं समझ नहीं पा रही थी और फिर मुझे नींद आना बंद हो गई। रात में मुझे सिर्फ़ यही सपने आते थे कि मैं कभी उनको इलाज कराने ले जा रही हूँ, कभी कुछ कराने ले जा रही हूँ। और मैं घर पे भी बात करती थी तो मैं भूल जाती थी। मैं बोलती थी, "पापा कैसे हैं?" तो घर हुँ, वाले बोलते थे, क्या बोल रही है तू, कहाँ है पापा, ऐसा। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ओलंपिक पास में था कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। और मेरे को प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही थी, प्रैक्टिस बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी हुँ। प्रैक्टिस। फिर मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मैं बीमार हूँ, ऐसा। तो फिर उसने बोला ठीक है, हम साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास गए। फिर उन्होंने पता नहीं मेरे से कुछ बातें की, क्या उन्होंने बोला मुझे तो पूरा याद भी नहीं है कुछ, कि पापा नहीं है, ये नहीं है, समझो तुम। जो भी उनका तरीका था फिर मैं उधर बहुत रोई। हुँ, मतलब मैं पूरे रूम में चिल्ला चिल्ला के रो रही हूँ, इतना। और फिर मैं 2-3 दिन तक रोती ही रही। क्योंकि वो रियलाइज़ेशन अब हुआ कि हम्म। वो वाक़ई नहीं है। पर फिर जब मैं आप सामने देख रहे हो आपको वो ये तभी भी यकीन नहीं आ रहा नहीं, था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो शॉक लगा दिमाग को कि वो मंज़ूर ही नहीं कर रहा है कि हाँ, ये चीज़ हुई है। वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि अब नहीं है। और फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस में रिदम आया और फिर मैं बात-बात पे इमोशनल हो रही हूँ, ऐसा चल रहा है। फिर इन चीज़ों से बाहर निकले हम। और जब मैं कैसे बाहर निकले इन चीज़ों से? क्योंकि निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ होता है ऐसा। बहुत खिलाड़ियों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ जब एक कोई सदमा लगता है उससे निकलने के लिए क्या-क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी आपने करी, जो आपको लगता है जिसने हेल्प करी? पहले तो अपने आप को उठाना बड़ा ज़रूरी होता है, वो तो है, बट साथ में और कौन लोग थे जिन्होंने आपको कहा नहीं इस चीज़ को पीछे रख के अब आगे की तरफ जाना है? पहला तो जब मैंने मेरा ये फैसला था कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो वो इसीलिए ही था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे परेशान हो गई थी। और मुझे पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, कोई बोल रहा है बराबर में बैठ के, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। मैं कहीं और ही हूँ, कुछ और ही मेरे दिमाग में चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि अगर वो नहीं जाते तो वो कितने बीमार थे, मतलब इस तरीके से समझाया कि उनको मुक्ति मिली है, वो चले गए और बहुत अच्छी बात है, अब वो शांत हैं और तुम अगर ऐसे रहोगी तो उनको दुख होगा, मतलब ऐसे मुझे समझाया काफी। फिर मैं उससे धीरे 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 निकली उस चीज से। सिमरन, आप पापा की चहेती तो थी, माँ के साथ कैसा रिलेशन है? मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड। मतलब मैंने उनसे आज तक कोई भी बात नहीं छिपाई कभी भी। उनको मेरी हर चीज़ पता रहती थी। और मतलब बचपन से पूरी फैमिली को मेरी मम्मी ने ही चलाया है। क्योंकि पाप मैंने जब से देखा है, तो मैंने जब से पापा को देखा था तो मैंने बीमार ही देखा है, जब से मुझे होश। कभी थोड़ी बहुत मेमोरी है, कभी वो चलते देखा था, इतना इतना बस समझ ले, बाकी उनको मैंने हमेशा बीमार ही देखा है जब से। और मम्मी ने तो बहुत सेक्रीफाइस किया होगा ना लाइफ में। पहले पापा अगर बीमार है तो उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग तो छोटे रहने, वाजिब सी बात है। और उनका भी ध्यान रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। और पीस निकालते थे ना पहले, तो वो एक्स्ट्रा टाइम में पीस निकालती थी। उनके पूरे उंगली के इतना में जख्म हो गया था पीस निकालने में। उनकी जितनी भी जिम्मेदारी थी पापा की दवाइयाँ और पापा की देखभाल करना, क्योंकि बीमारी पे आदमी इरिटेट हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जिस स्कूल में करती थी वो स्कूल बंद हो गया, तो फिर उन्हें हॉस्टल में रोटी बनानी शुरू कर दी उन्होंने। अभी भी मेरी मम्मी हॉस्टल में ही काम करती है, रोटी बनाने का। तो अभी भी मैं मतलब उनका भी सपना है कि मेरा मेडल आए। वो मेरी छोटी-छोटी चीज़ें सबसे बताती हैं, मतलब फ़ोन करके बताएँगी, बंदों को रोक-रोक के बताएँगी, ये हुँ, मेरी बेटी है, हुँ। इसको ये सर्च करो इसको। और ये बहुत तेज़ भागती है, मतलब जितना उनको समझ में आता है, वो बहुत खुश होती हैं वो मेरी छोटी-छोटी चीज़ों से। काफ़ी सपने हैं और उनको भी मेरे से बहुत उम्मीद है। क्योंकि मेरा भाई भी है, भाई जॉब नहीं कर पाया उस टाइम पे क्योंकि पापा के लिए एक मेल की ज़रूरत थी। जी, जो उनकी देखभाल और कर हाँ, सके। तो मैं उनको वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ,
जो उन्हें पूरी लाइफ में नहीं मिली। उनकी बहुत लंबी लाइफ निकली है स्ट्रगल में। अब बेटी इतनी काबिल बन जाएगी और बनी हुई है कि मम्मी की जो सपना है, मम्मी को जो खुशियां हैं वो भरपूर सारी खुशियां मिलेंगी। और मैं तो ये तहे दिल से ये कहूँगा कि वो जल्द से जल्द सपना पूरा हो, जो कल आप सोच रहे हो वो पूरा हो, वो आज पूरा हो, अभी पूरा हो, ताकि मम्मी का जो जीवन रहा है, जो मुश्किलों वाला दौर निकला है, वो एक बेटी अगर वो जीवन को, वो दौर को अच्छा कर देगी तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। फिर टोक्यो से जाते, मतलब जब हम जाने वाले थे उससे पहले मुझे इंजरी हो गई। क्या हुआ था आपको? मेरी हैमस्ट्रिंग टूट गई थी। अच्छा। मतलब मेरे को इतना दर्द होता था कि मैं बताती नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मेरे यानी बहुत सारे खिलाड़ियों को लगता है कि शायद खिंच गया है, हाँ, बट खिंच गया है हैमस्ट्रिंग। और हम कर सकते हैं, और कि मैं लड़की हूँ तो मेरे को दर्द सहन नहीं हो रहा। और मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें आती थी। फिर जब टोक्यो में गई तो वो, जब मैं रेस में बैठी वो पूरी मसल्स खिंच गई। फिर मेरे को 100 मीटर की लाइन इतनी दूर लग रही थी कि कितनी लंबी रेस है, मैं इसको कैसे पूरा करूँ। हैमस्ट्रिंग खिंच पूरा जाए तो, क्योंकि सारा जोर तो टेपिंग, वहीं से लगता है। पूरा टेपिंग करा रखा था, सब चीज़ करा रखा था, और लाइन चेंज हो गई भागते भागते। मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई। इतनी मेहनत करी थी मैंने, मैं अपना सब सोच रही थी कि मैं कितनी मेहनत करके आई हूँ यहाँ पे, और वो सब बर्बाद हो गई। और वहाँ पे रुकते ही मुझे डॉक्टरों ने पकड़ लिया कि ले गए आइसिंग वाइसिंग की। और जब मैंने टाइम देखा तो वो टाइम मेरा सीजन बेस्ट था, वो टाइम भी। तो मैंने क्या टाइम था वो? वो था 12.69। वाह। तो मुझे लगा जब मैं टूटी टांग से इतना भाग सकती हूँ। डॉक्टर ने आके मुझे बताया, डॉक्टर ने एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पहले ही बता दिया था कि ये भागेगी तो इसकी कमर तक बेकार हो सकती है। तो उसने बोला ओलंपिक कौन छोड़ता है सर, उसका सपना है वो, उसका नहीं हमारा सपना है वो, और वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रही है। और उसने बोला इस टाइम वो सिर्फ मेरी वाइफ नहीं है, इस टाइम जैसे हम फौजी होते हैं ना अपने देश के लिए, ऐसे खिलाड़ी होते हैं। जितना रोल हमारा है, हम देश के लिए लड़ते हैं, और वो भी अपने देश के लिए लड़ ही रही है। अब मैं उसको कैसे बोल दूं कि तुम अपने अपने देश के लिए जाओ मत लड़ने के लिए। तो सर अभी सिर्फ मेरा सवाल नहीं है और मेरे घर वालों का सवाल, अभी देश का सवाल देश है। का सवाल है। तो फिर उसने मुझे ये बात बताई नहीं कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है। उसने मुझे बोला नॉर्मल है, तुम भाग सकती हो, सिर्फ इतना है कि तुम्हें वार्म अप ज़्यादा करना है, क्योंकि बॉडी हीट रहेगी तो वार्म अप मतलब दर्द नहीं होगा। पर जब मैं वहाँ पर गई और देखा कोल्ड रूम एयर कंडीशन थे, मेरा जितना वार्म अप था सारा ठंडा होगी बॉडी ठंडा हो दोबारा। गया, पसीने नहीं आए बिल्कुल भी। बॉडी पेन पहले ही होने लगा था मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से पहले। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकले। लोगों ने टोंट मारे, ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि इसको तो भागना भी नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा भागती है ये फ्लाइंग करके। लाइक इवन दो आप उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो भारत को, तभी भी ये टोंट मारे जा रहे किसी हैं। ने ये नहीं देखा कि ये इंडिया से अकेली लड़की आई है आज तक। सबने नेगेटिव पॉइंट देखे, किसी ने पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखे। फिर मुझे समझाया कि अभी तो तुम्हारा बहुत छोटा करियर है, ऐसे आगे तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे। बिल्कुल। फिर मैंने अपने आप को संभाला। फिर उसके बाद अभी मैंने ट्रायल जब दिया था, हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, और मेरी उसमें वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक बनी। वाह। मैंने जो रेस लगाई वो वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक की थी। उसके बाद मुझे फिर इंजरी हो गई। मतलब उस 10 सेकंड के अंदर, जो 10 सेकंड में लास्ट रेस पूरी हुई थी ना, उसमें मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल गई कि मैं ग्राउंड पे गिरी हूँ, मैंने वॉमिटिंग की है, मुझे चक्कर आए हैं, मैं बेहोश हुई हूँ ग्राउंड पे, और मैंने अपनी बॉडी से ऊपर काम किया है। मैं किसी त्योहार पे अपने घर नहीं गई, मैंने अपना मनपसंद खाना नहीं खाया। मैंने इस रेस के लिए ही किया है सब चीज़, और यही मेरे हाथ से चली गई। और वो वर्ल्ड की रेस जो सपना देख के मैं आई थी कि मैं 2 मेडल लाऊंगी, और सबकी उम्मीद थी मेरे से, उस टाइम पे ऐसा लगा कि मरना बेटर है इससे अच्छा, कि अब तो मतलब क्या करूँ, इससे अच्छा तो मर ही जाऊँ। इतनी मेहनत करी है, किसके लिए करी है कि लास्ट टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो जाता है। कोई खिलाड़ी डाउनफॉल में जाता है तो उसको छोटी छोटी चीज़ों पे यकीन होने लगता है। पहले वो उन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, पर जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसको लगता है अच्छा उस वजह से हुआ होगा, उस वजह से हुआ होगा। मेरे कोच पे उंगली उठने लगी,
ये कोचिंग सही नहीं करा रहा, ओवरलोड कोचिंग कराता है। कोच आपके मतलब हस्बैंड के मेरे जो ऊपर ही? हस्बैंड है वही मेरे कोच है। जी, उनके ऊपर ही लोग हाँ कहने लगे कि कि ये उनको, क्वालिफाइड कोच नहीं हाँ है। कि इसको क्वालिफाइड कोच की जरूरत है। जो कोच एक टाइम पे मुझे ये बोल रहे थे ये कुछ नहीं कर सकती, वो बाद में बोल रहे हैं कि मैं इसको ट्रेनिंग कराऊंगा, इसका जो कोच है वो क्वालिफाइड नहीं है। हम्म। तो मैंने बोला कि क्वालिफाइड सर कैसे नहीं है, जो मैं यहाँ तक आ गई वो बिना क्वालिफिकेशन के आ गई। बिल्कुल। और आज जब आपको लग रहा है कि मेडल प्रोस्पेक्टर में है तो आप बोल रहे हैं कि मैं इसको ट्रेनिंग कराऊंगा। तो फिर मतलब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। अब एशियन गेम आने वाला है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। फिर अभी हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला एमआरआई करा मेरा वहां से आने के बाद। जी। सबसे ज्यादा दुख कहाँ होता है सर? सबसे ज्यादा दुख होता है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जब हमारी पूरी टीम आती है, हम्म। और जैसे हमारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जी। तो हमारी पूरी टीम आती है, कुछ लोगों के मेडल होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते। हम्म। जिनके नहीं होते उनको ये सेटिस्फेक्शन रहता है मन में कि चलो हम रैंक में नहीं थे या हम रिप्रेजेंट करने गए थे, उतना वो अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। यहाँ दिल के अंदर संतुष्टि भी नहीं थी कि वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे गए थे और रेस भाग भी नहीं पाए, हाँ। एक टांग से रेस पूरी की। और आपने जो एक टांग पे रेस भागी है वो बहुत लोग तो छोड़ ही जाते हैं, हौसला ही छोड़ जाते हैं मुझे इसी। लगता है कि आपकी कुछ कैसी भी हालत है आपको पूरा करना चाहिए वो, बिल्कुल। क्योंकि जो चीज शुरू करी है उसको खत्म करना जरूरी है। अब हालात कुछ भी हो, इतनी चीजों को फेस करके वहां तक पहुंचता है, और जो कामयाबी होती है ना वो इतनी सी होती है, पर जो उसका स्वाद होता है ना वो लेना होता वो, है। हाँ, वो तो खिलाड़ी ही जानता है उसका स्वाद तो, और वो कोई और समझ नहीं पाएगा क्योंकि कोई दर्शक उस चीज को जीता नहीं है जो खिलाड़ी तो वो जीता है। एक दिन के लिए एक प्लेयर मेहनत करता है, सुबह को 6 बजे उठना। हम क्यों उठ रहे हैं? सब हम भी सो सकते हैं 8-9 बजे तक। हम सुबह को उठ रहे हैं, अपना शरीर तोड़ रहे अपना हैं। शरीर तोड़ रहे हैं, अपनी मनपसंद चीज नहीं खा रहे, और लास्ट टाइम पे जब जाके मेडल ना आए और हम उसके लायक हों, तो वहां पे आके बंदा टूट जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला एमआरआई देख के कि अब ये भाग नहीं पाएगी, इसकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा। वो उस टाइम पे भी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, जबकि वो खुद मेरे से ज्यादा दुखी है अंदर से। दिन रात हमारी आइसिंग चल रही है, वो रात को 2-2 बजे उठ के आइस ला रहा है और मेरी पैर की आइसिंग कर रहा है। फिर मैंने बोला कि मुझे दूसरे डॉक्टर से एक बार मिलना है, तो मुंबई में डॉक्टर है वो, डॉक्टर पाद्रीवाला। हाँ, उनसे मिले हम, और उन्होंने देख के वो गोल्डन वर्ड्स निकाले अपने मुंह से कि इसका पैर सही है वाह। और सर्जरी की जरूरत नहीं है। वाह। अकेला कभी खिलाड़ी नहीं बनता कोई, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं अगर मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर इतना सा भी टैलेंट है ना तो उसको छुपाओ मत, क्योंकि मैं जैसे मैंने शादी के बाद शुरू किया ना, मतलब प्रोफेशनल गेम जो शुरू किया वो मेरे हस्बैंड ने शुरू कराया। जी। तो मुझे लगता है कि ऐसा बनना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी है, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि सबको ऐसा बनना चाहिए। अपनी बेटी को सब गेम करा देते हैं, अपनी बहन को भी करा देते हैं, पर वाइफ के नाम पे सब ये हो जाता है, अरे वाइफ को कौन कराता है? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये गजेंद्र हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। सिमरन को जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, और आपने ज़िंदगी उनको पूरी अपनी जीने दी। उन्होंने कहा है कि अपनी भाई को, बहन को तो हम देखते हैं सब सपोर्ट करते हैं, बीवी को कोई नहीं सपोर्ट करता, वो भी स्पोर्ट्स में, खेलों में। आपने जो इनकी सपोर्ट कर रही है उसके लिए तो भाई आपको मैं शाबाशी भी देता हूँ और गले भी लगाता हूँ कि थैंक यू। आपने ज़रूर जो उनका सपना है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, अपनी नौकरी छोड़ के उनके ऊपर टाइम देते हो, उसके लिए तो सलाम है आपको। और ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं और ये सिर्फ एक फ़ौजी आदमी ही कर सकता है, जितना बड़ा दिल उनका होता है ना किसी का नहीं होता है। तो ये गजेंद्र हैं। बाकी गजेंद्र को आप बताएंगे। गजेंद्र, मैं बोलता हूँ कि मेरा एक ही मानना है कि कायर आदमी मौत से पहले कई बार मरता है, लेकिन बहादुर सिर्फ एक बार शहीद होते हैं। तो मेरा यही मानना है, अगर कोई टारगेट आपने फिक्स किया है तो आप बीच में गिव अप मत करो।
लास्ट तक चलो, देखो जो भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, पर कोशिश कभी भी मतलब छोड़ो मत करना उसको, कुछ ना कुछ तो आपको मिलना ही है, पक्का है ये। और सच्चे दिल से आप मतलब कोई भी कर रहे हो तो काम उसको सच्चे दिल से करो, हम्म। ये है। फिर साइड विजन आप बिल्कुल साइड में खत्म कर दो, सामने आपका जो टारगेट है आपको किल करो उसको। हमारा यही होता है, पॉइंट ऑफ एम होना चाहिए हमारा। बिल्कुल। पर आपको कब लगा कि हाँ भाई इनको, इनमें वो दम है, इनमें वो बात है सिमरन में कि ये कर सकती है? एक्चुअली सिमरन ने मुझे शुरू में, मैंने इससे पूछा कि तुम करना क्या चाहती हो सिमरन, एक्चुअली तुम्हारा मतलब एम क्या है, लाइफ का गोल क्या है, क्यों तुम इस दुनिया में क्यों आई हो। हम्म। इसने बोला मुझे तो इंडिया लिखवाना। अभी क्या होता है, लड़कियां जो बड़े बोल बहुत ज्यादा बोल देती हैं कभी कभी, अरे मैं तो इंडिया लिखवाऊंगी। हम्म। इंडिया लिखवाना कोई ऐसा तो है नहीं, इतना छोटा शब्द नहीं है इंडिया लिखवाना। इसके लिए आप सर खुद एक इंडियन प्लेयर रहे हो, तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ पहले तो। शुक्रिया और शुक्रिया। सर तो मैंने कहा भाई सिमरन ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए तो तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको मतलब फेस करना पड़ेगा तुम्हें। और भाई तुम्हें फिर बहुत मेहनत करके तब जाके इंडिया लिखा जाएगा, हम्म। और वो भी नसीब में हुआ तुम्हारे तो लिखा जाएगा, बाकी देखते हैं। नहीं, नसीब में तो हाँ, फिर हो ही जाता है अगर आप इतनी तो मेहनत फिर कर देते। इसने बोला हाँ मैं करूंगी। हम्म। ठीक है, फिर 2000 हमने 17 में शादी कर ली। हम्म। शादी के अगले दिन मैं इसको सुबह सुबह सिमरन चलो तैयार हो जाओ, हाँ जिम चलना है। चलो भाई हो जा रेडी। पर बड़े कमाल की बात है कि है ना कि आपने उनका सपना जो है वो पूरा करने के लिए, आपके भी तो कई सपने होंगे ना कि मैंने जिंदगी में ये बनना है, ये करना है, या ये मेरी अचीवमेंट होनी चाहिए। पर वो सबको परे रखते हुए उनके सपने को आप जी रहे हो। कितना बड़ा वो जो आपका वो 3 4 5 साल का जो मेहनत है, जो लोग कहते हैं कि नहीं इस ये क्वालिफाइड कोच नहीं है, वो जब वो सपना पूरा होगा तो बर्दाश्त कर पाएगा? एक फौजी की आंखों में पानी शायद आ ही जाएगा। शायद मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी रहेगी जिस दिन सिमरन ऐसा करेगी। वो सिमरन का ही गोल नहीं है, वो मेरा भी गोल है, वो हम सबका गोल और बन वो हर गया। भारतीय का गोल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने देश के हर नौजवान को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उठो, जागो और मेहनत करो। क्या पता कोई ओलंपिक का मेडल तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल। और भाई कभी भी गिव अप मत करो, अपने माँ बाप के जो तुम्हारे सपने हैं, अपने माँ बाप की आकांक्षाओं पर पूरे खरे उतरो, उनको धोखा मत दो कभी भी। माँ बाप कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें पीटा बहुत बचपन में, फिर हम पिटते पिटते देख लो फौजी बन गए आज भी पीट रहे हैं तो ऐसा है, गिव अप मत करो कभी भी। मैं मुझ पे किसी को विश्वास नहीं था कि ये कभी भी बंदा फौज में भर्ती हो सकता है। मैं जब भर्ती देखना गया, मैं 49 kg का था सर। 384 बंदे मेरे बैच में रनिंग करने के लिए तैयार थे। उसने पूछा, एक कर्नल सुमिंदर राम सर थे वहां पे, सरदार जी थे, तो बहुत तगड़े। उनको देखा मैंने, राउंड हैट। तो उन्होंने पूछा हाँ कौन रेस लगाएगा। मैं छोटा सा बच्चा, मैं लगाऊंगा जी रेस, हाँ। फर्स्ट लगाऊंगा, मेरा ही हाथ अकेले का। तो सब मुझे देखने लगे, अरे ये क्या। फिर मैंने रेस लगाई वहां पे फर्स्ट ग्रुप की, और सबसे आगे था मैं। मैंने काफी गैप दे रखा था बच्चों को, तो उन्होंने मुझे कुर्सी पे बैठाया, बोला यार तू बहुत अच्छा दौड़ता है। बढ़िया। मैं हाँ। थैंक यू सर। तो उन्होंने, मैं वहां पे फिर भर्ती हो गया सर। सबसे पहला ही बंदा था मैं अपने घर में जो आर्मी में आया। चलो। मेरे इसका खुद का भी सपना था मेरा खुद का सपना था कि मैं कि एक रेसर बनूंगा सर। अच्छा, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था, तो इसका सपना था कि ये स्पोर्ट्स में मतलब करना चाहता था कुछ। पर घर के हालात खराब थे, तो घर ने फौजी बना दिया कि चलो मतलब नौकरी करवा दी। तो उसके बाद जब मैं मिली तो उसने बोला कि मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, पर मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। वाह। मैंने पूरा अपना दिन रात एक कर दिया। फिर क्या हुआ, जब नेशनल में सिमरन का, पंचकुला में नेशनल में सिमरन की हेमस्ट्रिंग पुल होगी, तो हेमस्ट्रिंग फ्रंट मसल सिमरन, उस टाइम पे भी क्वार्ट्स गया था तुम्हारा। तो सिमरन ने, मैं ड्यूटी पे चला गया रात को, मैं आया शाम को ड्यूटी से, तो मैंने देखा सिमरन बेहोश पड़ी है रूम में, और खून ही खून पड़ा है वहां पे। और एक पेपर पड़ा, उस पर लिख रहा, गज्जू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अरे मैंने देखा ये क्या हो रखा है। मैंने इसके मुंह पे पानी मारा, इसकी आंख खुली, मैंने एक पे चांटा मारा चाटा के लिए चाटा इसलिए मारा, तुम कायर हो। जो आदमी कायर होते हैं वो ही मरते हैं। हाँ। ये ऐसे काम वो करते हैं। बोला ये रोई बहुत। मैं बोला कोई बात नहीं सिमरन यार, अरे लाइफ बहुत बड़ी है, अपने पास टाइम है, अभी क्या उम्र है यार हमारी, हम करेंगे, तुम टेंशन मतलब, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने इसको बोला था, समझाया। कुछ दिन तक 6 7 महीने तक हमने रिहैब वगैरह किया। बस फिर हमने इसको ट्रेन करना शुरू किया। एक कोच के साथ हम ट्रेनिंग करते थे। एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा दिया, तो उस टाइम पे मैं इसको कोचिंग नहीं करता था। वर्कलोड बहुत ज्यादा हाँ, हो गया था कि वो। तो जो भी था सर, फिर मैंने सोच लिया कि यार तू इसको अब खुद करा,
मैंने सर को बोला कि सर क्या परफॉर्मेंस है, इतने दिन से प्रैक्टिस कर रही है। सर ने बोला तो तू करा ले। मैं कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था सर, मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया, मैंने इनके बारे में जानना, भाई स्प्रिंटर में क्या क्या है, एक्सप्लोजिव वर्कआउट करो, इसको ये कराओ वो कराओ, हम्म। ड्राइव जो भी तो था किस मैंने। तरीके का वर्कआउट करते हैं? जैसे हमारा चलता है सर, वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है, अपना कार्डियो वगैरह जो भी है, ट्रैक सेशन होते हैं, उसमें हम टेक्निकल वर्कआउट जो भी है पूरा ऐड करते हैं। बेसिकली पूरा सेशन डिजाइनिंग वर्कआउट करते हैं पूरा। क्योंकि जैसे ऑफ सीजन, मिड सीजन। स्टार्ट बहुत ज़्यादा हाँ सर, ज़रूरी है उसमें ना उसमें, क्योंकि जो आपकी स्पोर्ट्स है, ये 100 मीटर, टू हाँ हंड्रेड सर। मीटर इसमें स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टार्ट अच्छा है बहुत, उसके लिए तो एक्सप्लोसिव वर्क सर ही सर चाहिए सर ना आपको। अभी सिमरन 55 kg की है और 190 की स्क्वाट लगा देती है। मेडल हाथ नहीं लगा, अंदर बहुत कुछ है, अभी एक आग है बात एक अंदर। बताओ, सर मुझे शर्मिंदा करने आए हो क्या अरे यहाँ नहीं। पे? वही आपने बड़ी अच्छी एक बात करी थी कि हमारा एक दिन होता है जिसके लिए आप पूरे सालों साल, 2-2 साल प्रिपरेशन करते हो, और जिसकी तैयारी अच्छी है जीतता वही है। जीतता हूँ। तो कहीं वो तैयारी में कमी ना रह जाए, बस मैं यही आपसे कहूँगा। उसमें हमने कभी कोई वो नहीं करनी है कि नहीं यार शायद थोड़ा और करते तो आगे बढ़ जाते। पहले मजबूरी थी पर अब मजा आ रहा है। हाँ, नहीं पर मज़ा और भी आएगा। जो आप कर रहे हो वो भी करने के लिए जिगरा चाहिए, दम चाहिए। वो आप जिगरा दिखा रहे हो, जा रहे हो, कंपटीशन में टांगें कांप जाती हैं। जहाँ वो गूंज सुनाई देती है ना, वो लोगों की वो जब आवाज़ आती है, प्रेशर में बहुत से बड़े बड़े लोग जो है वो गिर जाते हैं। अपने आप को बस इतना मजबूत करना है इस बार की जो है वो, वहाँ पे लोगों को पता लगे कि भारतीय जब भागते हैं रेस में तो कैसे भागते हैं, जैसे मिल्खा जी भागे थे। नहीं, इंडियंस बहुत तगड़े होते हैं इस मामले में, मेंटली बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसे मैं धीरे धीरे करके आज इतनी स्ट्रोंग हो गई हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक टाइम वो भी था जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, जैसे वो अभी क्यों? ये मैंने वही बताया सर चीज आपको, बता रहा था जो ब्लेड से। हाँ जो आप कि हाँ, जिस दिन वो राइट खून उसी चीज से गिरा हुआ उसी था? चीज से सर, राइट इसने पेपर पे लिख दिया। वो मेरा खून था अरे एक्चुअली। अरे अरे अरे। मेरे बहुत गलत पैर में लगा मुझे, इंजरी हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, पापा लॉकडाउन बीमार लग गया थे, सर एक्चुअली। पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए उनके लिए। मैं बात करती थी तो मतलब टेंशन होती थी चारों तरफ से, इतनी सारी टेंशन आई कि मैं उस प्रेशर को झेल नहीं पा रही थी कि क्या करूं। और ये ड्यूटी पे गया हुआ था अपना, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने हाथ वाथ काट लिया और उस खून से लिख दिया कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये था कि ये इसका सपना है और इसने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। आज तक लोगों ने आगे इससे बोला है कि मतलब कैसी लड़की से शादी करी है तूने, और उम, अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, तू इसको अपना शादी कर ली, अपना बच्चे बच्चे पैदा करो, नॉर्मल जिंदगी जैसे जीते हैं, बीवी को दबा के रख। और औरतों को दबा के रखना चाहिए, ये वाइफ है तेरी, इसको तू जितना सिर पे चढ़ा रहा है ना, और एक दिन देखना जिस दिन कामयाब होगी उस दिन तुझे ही छोड़ के चली जाएगी। तो उनकी ये बातें मतलब कहीं न कहीं अगर कोई और आदमी होता और उससे 50 लोग आके ये बात बोलते, तो उसका माइंडसेट हो जाता। पर शायद ये फौजी था इसलिए इसका एक ही गोल था और ये उस पे टिका रहा। तो मैंने उसी वही चीज़ चारों दिमाग में चल रही थी कि अभी मरना बेटर है इससे अच्छा, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ पे एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हमारे चारों तरफ हर प्रकार के लोग होते हैं सर, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है हर बंदा नेगेटिव हो। तो जो कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं मैं उनको खोजने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने चारों तरफ चाहता हूँ कि पॉजिटिव वो हो सारा माहौल। एनवायरनमेंट हाँ हाँ, वैसा बने। क्योंकि वहां से हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों में रहेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो मैं जो नेगेटिव लोग होते हैं कुछ भी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता उनको, मैं उनसे बस दूर हो जाता हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता। बस ठीक है भाई, हमारा दिल नहीं मिल रहा तो हम उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। पर यही ये करता तो हूँ सर। ये तो आपने बताया कि वो लम्हा जो है वो निकल गया। वो पर जब लगा कि मतलब दिखी कि मौत है, तब जिंदगी को जीना है उस टाइम पे कि गलत कर रही थी अभी। मतलब ऐसे नहीं टूट सकते हम, क्योंकि शायद उसकी भी जिंदगी मेरे ऊपर टिकी है, वो सब कुछ इस टाइम पे मेरे लिए छोड़ के बैठा था। और मतलब मैं जीरो हो गई थी उस टाइम पे। मेरे घर वाले मेरे लिए थे, मेरा हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ, घर तक छोड़ दिया था उसने अपना, कि मतलब एक टाइम पे रहता है ना, घर वाले भी थोड़े खिलाफ रहते हैं कि पैसा नहीं होता पास में कि गेम नहीं करना,
और कुछ नहीं कर पाएगी ऐसा। पर उसने उस मोमेंट पे हार नहीं मानी, जहाँ उसे 0% उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, वहाँ पे भी उसने अपनी जान लगा दी कि मैं करवा के रहूँगा। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना सर, घर वाले सपोर्टिंग में थे, सपोर्ट पूरी कर रहे थे। तो एक प्लॉट था सर, वो भी बेच दिया था हमने। तो फिर कुछ बचा नहीं, उम्मीदें खत्म हो गई, लोन लॉकडाउन ले लग गया लिया सर, सब कुछ हो वो। गया, मैंने लोन ले लिया, वो भी खत्म हो गया। अभी क्या करना है? मैं बोला कोई बात नहीं सिमरन, करेंगे यार, तुम टेंशन मत लो। मैं घर जाना बंद कर दिया, घर पे सैलरी वगैरह सब कुछ देना मैंने बंद कर दिया। मगर सिमरन जब कुछ कर देंगे बड़ा, जब सब कुछ एक साथ कर देंगे, बिल्कुल ऐसा वो कुछ मैंने सोचा। क्योंकि इस चीज को तो रोक नहीं सकते सर, लाइफ ही रुक जानी है फिर तो। क्या है, हम क्यों आए हैं, हम हमें पता चल गया है कि हम दुनिया में क्यों हैं, तो हम इस काम को पूरा करेंगे फिर। बिल्कुल एक मौका लास्ट है, में एक हाँ मौका है, यही है एक बस। जीवन है, और हाँ सर, उसको जिस लिहाज से बनाना चाहो एक बना लो बहुत वो अच्छी आप। बात मेरे याद आई है, जब पैरालंपिक का ट्रायल था तो हम बहुत डिप्रेशन में थे दोनों, क्योंकि 2 सीट थी ओनली, 27 लड़कियां थी। अच्छा अभी क्या करें, क्योंकि एक उसमें फिक्स थी सीट, एक तो अच्छा। जानी जानी थी। हम्म अब बहुत मुश्किल हो गया, सिमरन भी डिप्रेशन में, हम भी। हमने क्वार्टर यही हमारा आर के पुरम में क्वार्टर है सर। हम्म तो मैं बोला सिमरन, यहाँ पे यार माहौल अच्छा नहीं लग रहा, तुम एक काम करो, कहीं बाहर चलते हैं होटल में, अपना 3-4 दिन वहीं पे रहेंगे। छोड़ो यहाँ से। तो फिर क्या तो हुआ, वो हम, क्वालिफिकेशन हुई? हाँ, तो पार्किंग में, हम यहाँ होटल है दिल्ली में, पार्किंग करके, तो हम्म हम वहाँ पे 3-4 दिन, 3 दिन ट्रायल से पहले हम वहाँ पे रहे। बस फिर थोड़ा सा पॉजिटिव, मैं और सिमरन हम यार एक तुम दूसरे बहुत को अच्छे हो। समझा रहे मैं थे। बार बार सिमरन को बोल रहा हूँ, सिमरन तुम बहुत अच्छे हो यार, तुमने बहुत मेहनत करी है, और तुम इसीलिए पैदा हुई हो, और ये दिन तुम्हारा है, टेंशन मत लो, तुम कर दोगी, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। हाँ। बस मैं पॉजिटिव बार बार यही चीज वहां पे देखा फिर। तो सिमरन थोड़ा आपने क्या कहा तब? हम उस टाइम पे ये सिचुएशन चल रही थी कि हम दोनों अंदर से बहुत डरे हुए थे, और हम एक दूसरे को समझा रहे थे। मन तो ये बोल रहा था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये परेशान है। उसका मन ये था कि ये परेशान है। हम एक दूसरे को समझा रहे थे कि ये बोल रहा था मेरे से, तुमने बहुत मेहनत करी है इस चीज के लिए, और तुमसे ये कोई नहीं छीन सकता। मैंने बोला था अरे तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी रुक थोड़ी जाएगी। हम्म फिर उस टाइम पे मेरी रेस भी 3 घंटे लेट हो गई थी। मैंने वार्म अप कर लिया और मेरी रेस 3 घंटे लेट हो गई। पर मुझे लगता है इंडियन इस मामले में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं कि वो टफ यहाँ से स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग होते हैं। वो हर सिचुएशन में प्रैक्टिस करे हुए होते हैं, उन्होंने हर चीज देखी हुई होती है, तो वो हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे ये मतलब दिखा कि जो तूने आज तक मेहनत करी है वो आज के लिए ही करी है, और मैं उस पे बैठी और मैंने मतलब बोला कि मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी ट्रायल देने वाली, क्योंकि मिनिमम रैंकिंग स्टैंडर्ड जो था वो किसी पे क्वालिफाई नहीं किया था किसी ने। मैंने बोला मुझे लड़के के साथ भागना है। इसने बोला, अच्छा हाँ सिमरन तो ने बोला मुझे लड़के के साथ भागना है। फेडरेशन ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है। उन्होंने एक लड़का बिठाया था जिसको, उसको भी क्वालिफाई करना था, मुझे भी क्वालिफाई करना था। मैंने उसके साथ स्टार्ट लिया और 70 मीटर तक मैं उसके साथ थी। अच्छा 100 मीटर रेस होती है, लास्ट के 30 मीटर में वो मेरे से आगे निकला। पर मुझे अंदर ये था कि मैं किसी के साथ भागूंगी तो मैं कोशिश करूंगी, और कोशिश करूंगी तो मेरी रेस अच्छी लगेगी, हाँ। और वही हुआ। क्या हुआ फिर अंजाम? अंजाम ये हुआ कि मेरी रैंकिंग बन गई और मेरा पैरालंपिक क्वालिफाई हो गया। वाह। और फिर सिमरन उधर को भाग ली और मीडिया वाले इसके पीछे भाग लिए। और मुझे वो टाइम इतनी खुशी थी, शायद हाँ, मेरी सपना सा लाइफ सच हुआ का होगा। सबसे खुशी वाला दिन था वो। मैं उस खुशी को जाहिर भी नहीं कर सकती कि वो पहली कामयाबी थी मेरी लाइफ की, जी। और वो सपना देखा था मैंने, और उस दिन वो सच हुआ। भाई हम इंडियंस हैं तो हार तो हम मानते नहीं है, ऐसे ही बाहर होता है। पर सपना तो बहुत पहले से था, पर क्या ऐसी दिक्कतें थी जो आप बचपन में या फिर शादी से पहले ये अपना सपना जी नहीं सके कि मुझे ये बनना है? एक्चुअली मैंने मतलब हमारा ग्राउंड उधर से, मेरे घर से 1-2 किलोमीटर दूर था, तो हम ग्राउंड ऑटो से जाते थे। तो कभी-कभी ऐसा होता था ऑटो के पैसे नहीं होते थे और पैदल जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उधर से ट्रेनिंग करके आते थे तो थक जाते थे। तो मैंने मम्मी से बोला मुझे स्कूटी चाहिए, फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स दिलाओ। मेरे कोच ने बोला कि डाइट के लिए ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ऐसा। मम्मी परेशान हो गई। मम्मी ने बोला देख बेटा, ये गेम अमीरों का होता है और हमारे बस की नहीं है गेम कराना, क्योंकि जो हालात है वो तुझे भी पता है क्या है। क्योंकि 1-2 बारी मेरी जिद से मम्मी ने ऐसे उधार लेके, इधर से कोई टूर्नामेंट थे तो सामने आंटी से उधार लेके पैसे कि मुझे जाना है मेरी जिद पे, तो उनसे उधार लेके मुझे भेज दिया।
पर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता था। तो मम्मी ने मुझे समझाया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुझे गेम करा सकें और गेम करने में पैसा लगता है। तो तू भूल जा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो फिर मैं बहुत उदास हो गई, तो हम दोनों फ्रेंड थे उस टाइम पे, तो मैं रोने लगी और मैंने रो के फ़ोन किया कि मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे जाना है और मम्मी बोल रही हैं कि गेम नहीं कर सकती, हमारे पास पैसे नहीं है ऐसा। तो इसने उस टाइम पे बोला तुम करना चाहती हो? हम्म। मैंने बोला हाँ, मुझे करना है गेम। तो ठीक है, तुम गेम करोगी, मैं कराऊँगा तुम्हें गेम। अच्छा, तो ऐसा। उन तो उन दिनों आपकी दोस्ती थी पर हाँ, शादी नहीं हुई थी, पर नहीं शादी नहीं हुई थी। तो तो जो उस उसके टाइम लिए खर्चा वगैरह सब मैं वो उस सब। टाइम पे ये पंचकुला में पोस्टेड था हम्म। और तभी मतलब उस जस्ट वहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे पहले ड्यूटी थी, जस्ट उस टाइम पे आया था। तो इसने बोला कि वहाँ पे एक ग्राउंड है, तुम एक काम करो, मैं तैयारी करता हूँ, तुम उधर आ जाओ ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं घर पे बता के गई कि मेरी दीदी को पता था और मतलब मम्मी को भी मैं बता गई, दीदी को पहले से पता था, मम्मी को बता गई कि मम्मी, मैंने मम्मी को ऐसा बोला उस टाइम पे कि मम्मी मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो। हम्म। ऐसे। तो अब क्या है ना, बच्चों को तरीका आता है माँ बाप को समझाने का, अब वो कैसे ही समझे। हम्म। अब मेरी पिटाई लगेगी जब वो सुनेगी। तो तो उनको पता नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं पंचकुला गई, उधर एक गर्ल्स पीजी में मैं रुकी और वहाँ पे पास में ही ग्राउंड था और पास में ही इसकी यूनिट थी। तो ये हर वीक जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेके आता था और ड्राई फ्रूट्स, ये मतलब उधर से ही शुरू कर दिया था और जो मेरा रेंट वगैरह जाता था सब यही देता था। तो फिर वहाँ पे जो लोग ये थे वो रुलवाएगी मुझे मेरे पापा देखेंगे इसको। नहीं, कोई नहीं, पापा भी प्राउड फील करेंगे कि मेरे बेटे ने बहुत बढ़िया काम किया है। पापा जो विल बी वेरी नहीं, हैप्पी। घर वाले समझ रहे थे, बोलते जी। तेरी सैलरी आ गई, तू जा कहाँ रही है। क्योंकि पहले क्या था, ये पूरी सैलरी घर पे दे देता था, कुछ 8-10 हजार अपने पास रख लिए। वो बोलते यार तेरी सैलरी आती है हर बार, जाती कहाँ है, खत्म कहाँ हो रही है। उनको मतलब पता तो चल गया था। तो फिर उधर के जो लोग थे वो बोलने लगे, वो लोगों की आदत होती है ना कि अरे ये तो इसको, इस लड़की को लेके आता है ग्राउंड में, मतलब बातें बनाने लगे। फिर हम दोनों ने सोचा कि हम अपने घर पे बात करते हैं। तो इसने बोला मुझे तुम्हें गेम तो कराना ही है। तो मुझे पता है तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है अभी, तो तुम गलत मत समझना इस चीज को, हम शादी कर लेते हैं। ऐसे इसने फिर मैंने अपने पापा को बताया, मैंने नहीं बताया, दीदी ने बताया। दीदी डर डर के बता रही थी क्योंकि तब तक वो 25 की थी और मैं 19 की थी, तो उनकी शादी नहीं हुई थी। होता है ना फैमिली में बड़े बच रहे हैं तो छोटों की शादी नहीं होती, बिल्कुल। और वो भी काफी कम एज में। हमारे घर में तो 26-27 साल के बाद ही होती है शादी। वो बार बार पापा के पास जाए और डर के वापस आ जाए। तो फिर एक बार जाके सीधा उन्होंने बोल ही दिया पापा इसकी शादी करा दो। पापा बोल रहे क्या बोल रही है, तुम पागल है अरे छोटी है, ये बच्ची है अभी। तो बोलते नहीं नहीं आप समझो मेरी बात को, लड़का अच्छा है ये वो, उन्होंने अपने तरीके से समझाया। तो फिर पापा ने मम्मी से बात की, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, बच्चे आपस में पसंद कर रहे हैं तो ठीक है। फिर ऐसे दोनों की मम्मियों को मिलाया, फिर लव की अरेंज बन गई शादी। वाह वाह। मैं काला था उस टाइम पे। तो ये दौड़ता था ना दिल साफ था, दिल साफ था, और वो जरूरी है। मैं गोरी थी। मैं टायर लगा के रोड पे दौड़, इसके घर के सामने से दौड़ता था ताकि ये मुझे देखे। मैं बोला, आई क्या लोग बोलते थे फौजी पागल है, मरेगा। बोलते नौकरी लगने के बाद क्यों इतनी मेहनत करता है, भागता ही रहता था ये। मैं बहुत भाग जाता है सर, 150 चक्कर ग्राउंड के। अच्छा। हाँ, अरे 100 वाह। चक्कर। मैंने सिमरन से एक दिन लड़ाई होगी, मैं रात को गया, पंचकुला की बात है, मैंने ग्राउंड के 100 चक्कर लगा दिए, फिर मैं ऐसे कोनियों पे घर तक पहुंचा वो बात तो ठीक कि है, टांगों में जान खत्म हो गई। मैंने टांगे सीधी ग्रुप्स वगैरह करी जाम थी। हो जाते हैं सर। हाँ जब हम एक राउंड में, अगर हम स्ट्रेट दौड़ रहे हैं तो ठीक है, हम तो सीधे दौड़ रहे हैं, लेकिन जब कर्व आता है ना बार बार, तो एक ग्लूट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि पैर सुद्धा भी नहीं होता बाद में। तो मैं गया, मुझे याद है आज भी,
तो मैं चुपचाप बिल्कुल मैं रात को 12 बजे निकला घर से लड़ाई करके, हाँ। और मैं सुबह 4 बजे आया। मैं ऐसे करके सीढ़ियों पे चढ़ रहा हूँ कोनियों से। हाँ, क्या हुआ आप पूछना। तो इसने देखा, इसकी तो हालत ज्यादा ही खराब है, पूरा नमक सा, मतलब पूरा मेरा सब कुछ पानी वानी सब ऐसे बेकार हो गया। सोचो टांग हाथ मैंने सीधे इसने करे पे थे, सीधे करे, पैरों की ऐसे मालिश ऐसे करी। टांगे सीधी करी ना, चढ़ आवाज आ जाती। क्योंकि वो सर्दियों खत्म का भी हो गया। टाइम था, बिल्कुल सर्दियों का टाइम था, और ये ऐसे कोनियों पे चल कर, मैंने इसको खड़ा करा, टांगे सीधी करी इसको, फिर प्रोटीन दिया क्या। थोड़ी जान आ रही। फिर क्या होता है, 4 घंटे बाद जब सो के उठा सुबह, मेरे से आगे बोलता है, आई एम सॉरी सिमरन। आई एम सॉरी बोल देता है, पता है ना, नहीं काम नहीं चलेगा बिना नहीं, लड़कियों से कोई जीत भी नहीं सकता ना सर, आपको बताइए। वो तो बात सही है जी, बस मैं इसलिए है ना, ये तो बात सही है। इज्जत भी करता हूँ मैं। इंटरव्यू आपके घर भी जाएगा ये। नहीं, मेरे घर तो रोज ही जाते हैं, और एक कंप्लेंट चले जाएगी कि हाँ भी बड़ा तू वो वहाँ वो बन के इंटरव्यू ले रहा था, बातें सुन रहा था, खुद के घर पे तो तू मुझे ये करता है, वो दो करता है। दुखियारे मिल गए, वो वाली बात हो जाती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई खुश थोड़ी है एक दूसरे से, पर खुश रहना पड़ता है। तो ये इतनी भी सच नहीं बोलना है, ये काट देना। नहीं, पर बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिमरन, जो आपका सपना है वो इनका भी सपना है और हम सबका सपना है, और उस दिन आप अकेली नहीं भागेंगी, उस दिन आपके साथ वो इमोशंस पूरे देश की भागेंगी, और उनका आशीर्वाद चलेगा तो जरूर हमारी बेटी जीत के आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हो, अपना सफ़रनामा हमारे साथ शेयर किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सिमरन के लिए दुआ करेंगे, जब ये हम बेटी भागेगी भारत के लिए ओलंपिक गेम्स में, या जहाँ जहाँ ये भागेगी, वो दुआएं बहुत काम आती हैं। आपका कोई मैसेज आप देना चाहिए किसी भी यंगस्टर को, किसी को भी ओवरऑल कुछ कहना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी भी ये सोच है हमारे इंडिया की कि लड़कियों को गेम नहीं कराना, तो उनको बदलने की जरूरत है। आपके खाली लड़के में टैलेंट नहीं है, लड़की में भी है। तो जितना आप अपने बेटे को सपोर्ट करते हो, आप उतना अपनी बेटी को भी सपोर्ट करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वास करो और साथ दो, क्या पता एक मेडल आपके घर में भी हो। आपने बड़ी अच्छी बात करी है सिमरन, क्योंकि लड़कियां जो है वो किसी से कम नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे घर में लड़की है, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी उससे पहले जितनी हिनाया जब पैदा हुई। वो जब पैदा हुई, वो मेरी इमोशंस उसके साथ जुड़ गई। मैं, वो एक वाक़या था, मैं जब उनको 10 दिन की थी वो, मैं उनको छोड़ के मैंने वापस आना था, और वो फीलिंग सिर्फ एक बाप समझ सकता है। वो जो अटैचमेंट है वो मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी और से हो सकती है। जो बेटियां होती हैं बहुत ख़ास होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, और किसी घर पे लड़का हो तो उसकी बहुत बड़ी लोड़ी होती है। लोग लड़कियों की लोड़ी नहीं करते हैं, और मैंने उसकी लोड़ी इतनी धूमधाम से की कि सारी दुनिया को पता लगे। तो जो आपने कहा है कि लड़कियों को मौका दे के देखिए, लड़कों को पीछे छोड़ देंगी, और उसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये बेटी जो है वो मेडल लेके आएगी, और आप लोगों के लिए, सबके लिए जो है वो प्रेरणा स्रोत बनोगे। और इसी उम्मीद के साथ ये सफ़रनामे में मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ।